दादा शेख अब्दुल्ला 2 बार, बाप फारूक अब्दुल्ला 3 बार और अब खुद उमर अब्दुल्ला दूसरी मर्तबा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए हैं। ताहम दादा और बाप के मुकाबले में उमर अब्दुल्ला एक रियासत नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला हैं, जहां इनके अपने अल्फाज में इनको छोटे बड़े अफसरों की पोस्टिंग्स के लिए भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर के चक्कर लगाना पड़ेंगे, क्योंकि असल ताकत नई दिल्ली के पास होगी, ना कि श्रीनगर के पास। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं 2024 के इन इलेक्शंस के। इससे पहले जम्मू कश्मीर के 3 ऐसे इलेक्शंस थे जिनके रिजल्ट्स ने जम्मू कश्मीर के हालात को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में इन 3 इलेक्शंस के बायस तब्दीली आई। कौन से वो 3 ऐसे इलेक्शंस थे जिनके रिजल्ट्स ने कश्मीर के हालात को बदला? क्या 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट्स भी इन 3 इलेक्शंस की तरह कश्मीर के हालात को तब्दील करने जा रहे हैं? कौन से 3 इलेक्शंस ने कश्मीर के हालात पर भरपूर असरात छोड़े? कैसे 2024 के इलेक्शंस इन 3 इलेक्शंस की तरह कश्मीर में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं? जानने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। जम्मू कश्मीर इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग इलाका है, इंटरेस्टिंग रीजन है, इंटरेस्टिंग खिता है कि जहाँ पर इलेक्शंस के बाद बहुत कुछ तब्दील होता है। यानी इसमें ख़ास तौर पर 3 इलेक्शंस जिसका अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं वो ऐसे थे कि जिन्होंने कश्मीर की सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि ऑल ओवर जम्मू कश्मीर के हालात को ही बदल कर रख दिया। क्या 2024 के इलेक्शंस भी ऐसे होंगे? ये समझने से पहले तेज़ी से हम देख लेते हैं वो कौन से 3 इलेक्शंस थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को बदल कर रख दिया। इस हवाले से जो पहला इलेक्शन है जिसने जम्मू कश्मीर पर बहुत बड़े पैमाने पर अपने असरात मुरतब किए, बहुत बड़े चेंज लाया, वो 1977 का इलेक्शन था, स्टेट इलेक्शन था। ये 1977 का इलेक्शन इस हवाले से अहम माना जाता है कि इससे पहले होने वाले इलेक्शंस में काफ़ी हद तक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहा जाता है। और उसका बैकग्राउंड ये है कि 1975 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं शेख अब्दुल्ला, इनके दरमियान एक अकॉर्ड हुआ था। और इस अकॉर्ड के तहत शेख अब्दुल्ला अपनी डिमांड से जो प्लेबिसाइट की डिमांड थी, यानी जो इससे पहले शेख अब्दुल्ला डिमांड करना शुरू हो गए थे कि जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए कि जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है, पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है, जो भी है रेफरेंडम के जरिए ये बात उनका मुतालबा रहा शेख अब्दुल्ला का। लेकिन इस अकॉर्ड ने 1975 का जो अकॉर्ड हुआ था, माहिदा हुआ था शेख अब्दुल्ला का इंदिरा गांधी के साथ, शेख अब्दुल्ला अपने इस मुतालबे से, कश्मीर में प्लेबिसाइट के मुतालबे से पीछे हट गए थे और उन्होंने कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए इलेक्शंस में हिस्सा लेने और बाकायदा तौर पर यानी इंडियन स्टेट का, इंडियन सिस्टम का हिस्सा बनने पर आमादा हो गए थे। तो इस सिनेरियो में ये अकॉर्ड हुआ और फिर 1975 में कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन 2 साल बाद ही 1977 के आगाज़ में ही कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला से अपनी सपोर्ट वापस ले ली। तो अब हुआ ये कि इंडिया के अंदर 1977 में एक बड़ी तब्दीली ये आई कि कांग्रेस पार्टी पहली मर्तबा इक़्तिदार से आउट हुई, यानी इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी और जनता पार्टी की हुकूमत कायम हुई। जनता पार्टी में जो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने 1977 में काफ़ी हद तक ये इंश्योर किया कि कश्मीर में 1977 के इलेक्शंस फेयर हों। इनमें पहले वाले इलेक्शंस की तरह इंडिया की रियासत, इंडिया की स्टेट, फौज, एजेंसियां मुदाखलत ना करें। तो 1977 के इलेक्शन कदरे फेयर थे, वोटर टर्नआउट भी उसमें 67 था। इन इलेक्शंस में
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी शेख अब्दुल्ला की वो कामयाब हुई। कामयाब कुल 76 सीट्स थी, इनमें शेख अब्दुल्ला की पार्टी ने 47 सीटें जीती 76 सीट्स में से। तो यूं शेख अब्दुल्ला स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने। और इन इलेक्शंस के बारे में कहा जाता है कि इन इलेक्शंस ने कश्मीरियों को काफ़ी हद तक ये बावर करवाया कि अगर वो इलेक्शंस में जाकर वोट डालेंगे तो उनका वोट फेयर बुनियादों पर भी तस्लीम किया जाएगा। शेख अब्दुल्ला 1977 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपनी मौत तक 1982 तक कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके बाद इनके बेटे फिर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने। ये इलेक्शंस इसलिए अहम माने जाते हैं कि पहले 77 के पहले ऐसे इलेक्शंस थे जिसमें शेख अब्दुल्ला जैसा बड़ा लीडर इंडियन सिस्टम के अंदर रहकर खेल रहा था, इंडियन सिस्टम को अंदर मानकर चल रहा था। तो इन इलेक्शंस ने कश्मीर पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया। उसके बाद जिन इलेक्शंस ने इंडिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, जम्मू कश्मीर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, वो 1987 के इलेक्शंस थे। इनका जो 1987 के इलेक्शन का ब्रीफ ये है कि 1983 के जो इलेक्शंस हुए थे, इन इलेक्शंस में जो फारूक अब्दुल्ला हैं, शेख अब्दुल्ला के बेटे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, ये इनको मेजॉरिटी मिली थी 75 में से 46 सीट्स मिली थी 1983 में, और ये चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन कुछ ही अरसे बाद कांग्रेस ने एक साजिश की जम्मू कश्मीर में, और गुलाम मोहम्मद शाह को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, इनको और इनके सपोर्टर्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस से तोड़ा और इनकी वहाँ हुकूमत बना दी। इससे जम्मू कश्मीर में बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ, और फिर 1986 तक गुलाम मोहम्मद शाह चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन फिर गवर्नर जगमोहन ने यह हुकूमत तोड़ दी। तो अब होते हैं 1987 के इलेक्शंस, जो दूसरे बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले इलेक्शन थे जम्मू कश्मीर में। 1987 के इलेक्शंस में इंडियन मीडिया, उस वक्त के इंडियन अखबारात छोड़ दें हम, पाकिस्तान के अखबारात हम छोड़ दें, जो न्यूट्रल, जो वेस्टर्न अखबारात थे, जो वेस्टर्न मॉनिटरिंग अदारे थे, जो इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, वो भी ये दावा करते हैं कि 1987 में धांधली के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे। बहुत भरपूर धांधली की गई थी, इस हद तक धांधली की गई कि टर्न आउट को 80% तक पहुंचा दिया गया। ये धांधली की जा रही थी राजीव गांधी जो दिल्ली में थे प्राइम मिनिस्टर, और वो मदद कर रहे थे धांधली में फारूक अब्दुल्ला की, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। कश्मीर में इन दोनों पार्टियों का इत्तेहाद था। राजीव गांधी की मदद से फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने भरपूर धांधली कर यहाँ पर एक तरह का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया। और यहाँ पर जो फिर बड़ा रिएक्शन आया, यानी इन इलेक्शंस ने 87 के जो बहुत बड़ा असर डाला कश्मीर पर, वो मिलिटेंसी का आगाज़ था। जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, इस मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कश्मीर की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इलाकाई जमातों पर मबनी एक फ्रंट था जो ये इलेक्शन लड़ा था। एंटी कांग्रेस था, एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस था ये। इस इत्तेहाद के उम्मीदवारों को धांधली से हरवाया गया। एक मिसाल हमारे सामने सलाउद्दीन जो हैं, जो बाद में मिलिटेंट बना, जिसने बाद में दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार किया, उसने भी इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया और इत्तलात के मुताबिक उसको भी धांधली से हराया गया। तो 1987 के इलेक्शंस के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, दहशतगर्दी का आगाज़ हुआ, दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हुए। जैसे 1989 में जो इंडिया के यूनियन होम मिनिस्टर थे, यानी वज़ीर दाखिला थे प्राइम मिनिस्टर के बाद, जिसकी ताकत मानी जाती है, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने बाद में अपनी PDP भी बना ली थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 में, VP सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी हुकूमत में यूनियन मिनिस्टर थे। तो 89 में इनकी बेटी राबिया को किडनैप कर लिया गया था JKLF की तरफ से, मिलिटेंट्स की तरफ से। एक यूनियन होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप हो गई थी। उसके बाद फिर बड़ी मिसाल की इन्हीं इलेक्शंस के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर जुल्म करके, जबर करके, जो जम्मू कश्मीर में सदियों से हिंदू पंडित रह रहे थे, इनको वहाँ से बेदखल किया गया, इनको वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला गया, इनके ख़िलाफ़ मिलिटेंसी का ऐलान किया गया, इनके ख़िलाफ़ जुल्म का ऐलान किया गया। ये भी 87 के इलेक्शन के बाद हुआ। तो ये दूसरा इलेक्शन 87 का जिसने कश्मीर की सूरत हाल को, मिलिटेंसी को, जिसकी वजह से मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, ये थे। तीसरे इलेक्शन
جنہوں نے کشمیر کے حالات کو کافی حد تک بدلا وہ 2002 کے الیکشنز تھے. اب ان الیکشنز نے کیسے حالات کو بدلا؟ اس میں جو ایک نئے کھلاڑی آئے تھے وہ مفتی محمد سعید تھے, جنہوں نے 1999 میں اپنی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بنا لی تھی. اس سے پہلے یہ مختلف جماعتوں میں کبھی کانگریس کا حصہ رہتے تھے, کبھی وی پی سنگھ کا حصہ گورنمنٹ کا بن جاتے تھے. اب انہوں نے کشمیر میں اپنی پارٹی بنا لی, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی. یہ جو 2002 کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس اپنے دم پر اس طرح پاور نہیں آئی تھی, اپنے دم پر انہوں نے سیٹیں نہیں جیتی تھی. جیسے 87 کل اسمبلی کی تعداد کل ارکان تھے 2002 کے الیکشنز میں. نیشنل کانفرنس کے پاس اس میں 28 سیٹیں آئی تھی, کانگریس کے پاس 20 آئی تھی, اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو مفتی صاحب کی پارٹی تھی ان کے پاس 16 سیٹیں آئی تھی. تو یہ پھر جوائنٹ یعنی انڈین نیشنل کانگریس اور پی ڈی پی نے جوائنٹ حکومت بنائی تھی 2002 میں ایک فارمولے کے تحت. وہ فارمولہ یہ تھا کہ 3 سال کے لیے پی ڈی پی کے مفتی سعید چیف منسٹر ہوں گے, اور اس کے بعد اگلے 3 سال کے لیے کانگریس کا کوئی ایم ایل اے چیف منسٹر ہوگا. تو 2002 میں مفتی سعید کانگریس کی مدد سے چیف منسٹر بنتے ہیں کشمیر کے. اس میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 43% مانا جاتا ہے 2002 میں. یہ الیکشن بھی قدرے فیئر تھے, یعنی اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے مقابلے میں قدرے یہ فیئر الیکشن تھے, خاص طور پر 87 کے مقابلے میں اور 96 کے بھی مقابلے میں فیئر الیکشن مانا جاتا ہے. اس کو قدرے یعنی مکمل طور پر فیئر تھے, پہلے کے الیکشن سے مقابلے میں فیئر مانا جاتا ہے. مفتی سعید کے دور میں بہت کچھ ہوتا ہے, کشمیر کے حالات پر کافی اثر پڑتا ہے, خاص طور پر جو پاکستان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ کافی حد تک سموتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بلکہ جو آپس میں کشمیریوں کے درمیان ٹریڈ کا تعلق شروع ہوتا ہے, آپس میں ایل او سی جو ہے اس کو کافی لوز کیا جاتا ہے, اس کے آنے جانے کو ایک بس اور ٹریڈ سروس شروع کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ کشمیر کا اچھا دور مانا جاتا ہے جو 2002 کے الیکشنز کے بعد کا تھا. ملیٹنسی کے کچھ واقعات اس میں ہو رہے تھے, جیسے ایک بڑا ایشو جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا تھا جو امرناتھ شرائن بورڈ امرناتھ لینڈ ٹرانسفر کنٹروورسی کہلاتی ہے. اس کے تحت جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے اس نے 99 ایکڑ جو زمین تھی شری امرناتھ شرائن کی وہ اپنے کنٹرول میں کر لی تھی 2008 میں. تو کچھ مظاہرے اس طرح شروع ہوئے تھے, لیکن عمومی طور پر جو صورتحال تھی وہ 2002 کے بعد قدرے بہتر رہی. 2002 کے بعد جب 5 سال پورے ہوتے ہیں یعنی 2005 میں, تو پھر کانگریس کے, کیونکہ اتحاد کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے پی ڈی پی پھر کانگریس کا چیف منسٹر آئے گا, تو کانگریس کی طرف سے پھر چیف منسٹر آئے تھے غلام نبی آزاد, جنہوں نے چیف منسٹر 2002 کے 3 سال مفتی سعید, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 2005 میں غلام نبی آزاد چیف منسٹر بنتے ہیں. تو یہ 2002 کے الیکشنز نے بھی کشمیر کے حالات کو کافی زیادہ تبدیل کیا, بدلا. اس کے بعد جو الیکشنز ہوتے ہیں 2008 کے یا 2014 کے, ان میں چونکہ ان الیکشنز کی وجہ سے حالات نے تبدیلی نہیں آئی, یعنی جس طرح 2014 کے الیکشنز کے بعد محبوبہ مفتی چیف منسٹر بنتی ہیں, 2018 میں کشمیر میں گورنر راج لگا دیا جاتا ہے, اور پھر 2019 میں کشمیر میں سرے سے ہی آرٹیکل 370 ختم کر دیا جاتا ہے, اسٹیٹ ہوڈ کشمیر کا ختم کر دیا جاتا ہے. وہ امپیکٹ الیکشن کی وجہ سے نہیں تھا, وہ ظاہری بات ہے مودی گورنمنٹ کا ایک پورا ایجنڈا تھا. تو یہ تھے وہ 3 الیکشنز, جو 1977 کا الیکشن, اس کے بعد 1987 کا الیکشن اور 2002 کا الیکشن, جنہوں نے کشمیر کے حالات کو بہت زیادہ تبدیل کیا. اب جو 2024 کے الیکشنز ہیں جس میں ٹرن آؤٹ 63.9% جو ہے وہ کہا جاتا ہے, جو 2014 کے مقابلے میں کم ہے. 2014 میں 65.91 تھا اور اب 2024 میں 63.9 ہے, لیکن ان کو 2014 کے الیکشنز کے مقابلے میں قدرے فیئر الیکشن مانا جاتا ہے. اس میں جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس جو ہے عمر عبداللہ کی, اس کے پاس 42 سیٹس ہیں, کانگریس کے پاس 6 ہیں, ایک کمیونسٹ پارٹی کے پاس ہے, یعنی ملا کر اس پارٹی کے پاس جو میجک فگر ہے گورنمنٹ کرنے کا وہ ہے. اب یہ الیکشنز کس طرح حالات کو بدل سکتے ہیں, کیونکہ یہ الیکشنز کے بعد کشمیر اب ایک سٹیٹ نہیں ہے, کشمیر ایک یونین ٹیریٹری ہے. تو اس یونین ٹیریٹری کو
इस यूनियन टेरिटरी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास बहुत कम पावर्स होती हैं, पावर सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती हैं। जो भी इंडिया के अंदर यूटी है, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसी तरह कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर नहीं होती। तो उमर अब्दुल्ला जो खुद भी पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं और जिनके बाप दादा जिस हमने बताया वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं कश्मीर के, क्या ये इस तरह एक यूनियन टेरिटरी के बेअख्तियार चीफ मिनिस्टर के तौर पर चलते रहेंगे जिसमें इनके पास कोई ताकत नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिटिक्स रही है उमर अब्दुल्ला की या इनके बाप फारूक अब्दुल्ला की, दादा शेख अब्दुल्ला की, इसमें ये अपने हामियों को नवाजने के लिए स्टेट रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लूट मार की हद तक ये स्टेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने हामियों को नवाजते आए हैं। अब इनके पास ये पावर और इख्तियार नहीं होगा। क्या ये चल पाएंगे? क्या उमर अब्दुल्ला एज अ चीफ मिनिस्टर चल पाएंगे? कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे इतने कम इख्तियारात के साथ जो उनके अपने अल्फाज में मेयर के बराबर इख्तियार है अब जम्मू कश्मीर में उसके चीफ मिनिस्टर का यूनियन टेरिटरी बनने के बाद? तो ये कहा जा रहा है कि 2024 के इलेक्शंस भी इंडिया पर, एक जम्मू कश्मीर पर नया इम्पैक्ट लेकर आएंगे। एक तो ये कि इसमें माजी में सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स करने वाले लीडर्स थे उनको भी अलाउ किया गया इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वो बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं हुए। उसके बाद ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका ये नारा था कि आर्टिकल 370 ख़त्म करेंगे, स्टेटहुड वापस लाएंगे, इन नारों के साथ वहाँ की अवाम ने, जम्मू कश्मीर की अवाम की अक्सरियत ने इनको वोट दिया। अगर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या जम्मू कश्मीर में दोबारा से एक बार मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा? दोबारा से एक बार प्रोटेस्ट्स बड़े पैमाने पर शुरू होंगे? ये देखना होगा। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि 3 इलेक्शंस की तरह 77 के, 77 के, 87 के, 2002 के, 2024 के इलेक्शंस भी जम्मू कश्मीर के हालात को बदलेंगे। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आएंगी। तो ये जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल, इम्पैक्ट और 3 इलेक्शंस के साथ इसका कंपैरिजन पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।